नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष खरे है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से मैं कलूसा क्लिनिक गुड़गांव और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आई एम एन ISHRS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी ट्रेन सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट में सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हूँ। गंजेपन के कारण पुरुषों को निजी और सामाजिक जीवन में कई तरह की परेशानी को सामना करना पड़ता है। गंजेपन की वजह से आप अपनी उम्र से ज़्यादा के लगते हैं, आप मजाक के पात्र बनते हैं कुछ हद तक, और शादी एंड रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। ये कुछ कारण हैं या रीजंस हैं कि मेल्स हमेशा अपने बालों के लिए परेशान या डिप्रेस भी रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक डिसाइड करें जो कि आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगी। मुझे मालूम है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन काफ़ी समय लगाकर और सोच समझ कर लिया है, लेकिन अब आगे सब कंफ्यूजिंग लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किन पहलुओं पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप जाएं और क्या नॉलेज होनी चाहिए जब आप किसी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें। पहले, वर्टेक्स क्या है, क्राउन क्या है, हेयर लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे डिज़ाइन करते हैं, ग्रेड ऑफ बाल्डनेस क्या है। 2 टेक्निक्स हैं, FUE और FUT। क्या और भी कोई टेक्निक्स है और कौन सी टेक्निक बेटर है और आपके लिए कौन सी टेक्निक बेटर है, उस बारे में भी बात करेंगे। कोई भी डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट या फिर प्लास्टिक सर्जन आपके लिए कौन बेहतर है, कौन सी क्लिनिक बेहतर है, कौन सी क्लिनिक में जाएं और आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। कोई इंडियन क्लिनिक बेहतर है या कि हम अब्रॉड जाएं या किसी फॉरेन कंट्री में जाएं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। क्या हमारे पास जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है उसका जो ट्रांसप्लांट होना है वो सिंगल स्टेज में हो सकता है या कि हमें 2 स्टेप्स में कराना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्राइसिंग। कोई चीप सेंटर में जाना है कि कोई एक्सपेंसिव सेंटर में जाना है या कोई एक क्वालिटी प्रूवन एक बेहतर सेंटर में जाना है जिसको कि आप ट्रस्ट कर सकें। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सो जुड़े रहिए इस वीडियो से अगले कुछ पल के लिए और अपनी कहानी का पन्ना पलटिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल कलूसा कॉस्मेटिक्स। शुरू करते हैं कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्म से, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो कंफ्यूज ही वापस आएंगे जब तक कि आपको इन थोड़ी से टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता नहीं होगा। सबसे पहले, क्राउन क्या है। क्राउन होता है जो सबसे बैक वाला पोर्शन होता है, टॉप और बैक पोर्शन ऑफ द हेड, जहाँ पे एक फ्लोरल या फिर स्पाइरल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ होती है। इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं और कई मेल्स में ये एक पहली जगह होती है जहाँ पे बाल्डनेस नोटिस की जा सकती है। नाउ, टेम्पल्स क्या है या टेम्पोरल एरिया क्या है। ऊपर के जो अपर आउटर कॉर्नर्स होते हैं, वेयर द फोरहेड मीट्स द हेयर लाइन, दिस इज द फर्स्ट एरिया वेयर मेल पैटर्न बाल्डनेस इज ऑब्जर्व, और यहीं से रिसीडिंग स्टार्ट होती है। इसको टेम्पोरल ट्राइंगल्स भी कहते हैं। अब डोनर एरिया क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया आपके जो बैक ऑफ द स्कैल्प मींस पीछे वाला जो एरिया होता है, इसको हम डोनर एरिया कहते हैं। क्यों हम इसको डोनर एरिया कहते हैं और हम बाल यहीं से क्यों लेते हैं, इसका भी एक कारण है। हम बाल यहाँ से इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ का बाल रेजिस्टेंट होता है गिरने के लिए। आपके यहाँ तक बाल गिर जाएंगे एज यू एज, जैसा कि आपकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन ये बाल नहीं गिरते। तो बेसिकली जो बेसिक साइंस है हेयर ट्रांसप्लांट की वो ये है कि हमको ये वाले जो हेल्दी बाल हैं उनको निकाल के आगे लगाने हैं ताकि हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। और जितनी इन बाल की लाइफ है, मीन्स आप देखेंगे यूजुअली 75-80 ईयर्स तक जितनी लाइफ स्पैन एक आदमी की होती है तब तक ये डोनर एरिया चलता है।
तो हम वही हेयर्स आपके आगे लाते हैं ताकि वो हेयर्स आपकी लाइफ तक आपके साथ रहें। अब एक फॉलिकुलर यूनिट क्या होता है? एक फॉलिकुलर यूनिट होता है नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ हेयर्स। इसमें एक बाल भी हो सकते हैं, 2 बाल भी हो सकते हैं और 3 बाल भी हो सकते हैं। इस कलेक्शन को हम फॉलिकुलर यूनिट बोलते हैं। जो एवरेज फॉलिकुलर यूनिट होता है इज समथिंग लाइक 2 to 4 हेयर्स। अब व्हाट इज हेयर फॉलिकल? एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर एंड इट्स रूट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डोनर एरिया और जो ट्रांसप्लांट की जाती है रेसिपिएंट एरिया में, उसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। अब हेयर ग्राफ्ट्स क्या होते हैं? जो हम हेयर्स पीछे किसी भी मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट यानी निकालते हैं आपके डोनर एरिया से, चाहे वो FUE मेथड हो चाहे FUT मेथड हो, तो हम उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। अब एक ग्राफ्ट में डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डोनर एरिया कैसा है, हेल्दी है, कमज़ोर है, तो उसमें 1 बाल भी हो सकता है, 2 फॉलिकल्स भी हो सकते हैं या फिर 3 फॉलिकल्स भी होते हैं और कुछ में 4 फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं। तो एक ग्राफ्ट में 1 to 4 फॉलिकल्स यूजुअली आमतौर पे देखे जा सकते हैं। अब कुछ बातें ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के बारे में। मेल पैटर्न बाल्डनेस को हम एक स्केल से डिफाइन करते हैं। अब आप हमारे पास आते हैं या हम किसी और के पास जाते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके कितने बाल जा चुके हैं, कितने बाल बचे हैं, आप कौन सी ग्रेड में हैं? 1985 में नॉरवुड ने क्लासीफाई किया था मेल पैटर्न बाल्डनेस को 7 ग्रेड्स में। उसके हिसाब से टाइप 1 ये पहली स्टेज है, इसमें हेयर लॉस होना शुरू होता है बट आपको ये पता नहीं चलता। इस स्टेज के लिए हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। टाइप 2 ऑफ नॉरवुड क्लासिफिकेशन, इसमें टेम्पोरल हेयर लाइन पे एक ट्रायंगुलर एरिया ऑफ रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। आप दोनों तरफ देखेंगे एक ट्रायंगुलर एरिया ऑफ रिसेशन शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक पॉइंट जो 2 सेंटीमीटर्स अबव ईयर कैनाल के आगे होता है, ये आपका ईयर कैनाल है तो इसके 2 सेंटीमीटर आगे होता है और इसके पीछे नहीं जाता। सो दैट इज क्लासिफाइड एज टाइप 2 ग्रेड ऑफ नॉरवुड क्लासिफिकेशन। टाइप 3 में बाल्डनेस एट टेम्पोरल पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू टाइप 2 और डीप सिमेट्रिकल रेसेस बन जाते हैं। द टेम्पोरल ट्राइंगल्स हैं दे एक्सपैंड मोर देन 2 सेंटीमीटर्स एज कंपेयर टू व्हाट वाज इन टाइप 2। इसको हम M शेप या फिर U शेप भी कहते हैं। टाइप 3 का एक और वर्टेक्स पैटर्न है, दैट इज टाइप 3 वर्टेक्स पैटर्न। इसमें हेयर लाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पर क्राउन एरिया में बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। तो आप हेयर लाइन के साथ साथ क्राउन एरिया में भी बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है, तो टाइप 3 वर्टेक्स कहते हैं। और जो क्राउन एरिया की जो बाल्डनेस है वो अभी 3 इंचेस से कम होती है। टाइप 4 की बात करते हैं, इसमें बाल्डनेस टेम्पोरल रेसेस पर और ज़्यादा होता है और क्राउन बाल्डनेस 3 इंचेस से ज़्यादा हो जाता है। जो मिडिल लाइन का जो फ्रंटल स्वैथ ऑफ हेयर्स अभी बचते हैं वो 3 इंचेस से ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज द मिड लाइन फ्रंटल स्वैथ, अ टेम्पोरल ट्राइंगल्स एंड अ क्राउन with baldness that is more than 3 inches. That is called type 4 pattern of Norwood baldness. Type 5, इसमें vertex hair loss region अभी भी frontotemporal region से अलग है but less distinct. जो frontal swath of hairs है less than 3 inches होते हैं और जो distance between the fringe of crown area and the external occipital protuberance 3 inches से कम हो जाता है। So ये 5 ग्रेड ऑफ नॉरवुड क्लासिफिकेशन है। आते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 में कोई फ्रंटल स्वैथ ऑफ हेयर्स नहीं बचता, ये सारे बाल खत्म हो जाते हैं। इट इज अ सिलेक्ट बाल्डनेस with bridge of hairs that crosses the crown is gone with only a sparse hairs remaining. मतलब फ्रंटल स्वाथ भी नहीं होता, फ्रंटो टेम्पोरल ट्राइंगल्स भी खत्म हो जाते हैं एंड जो क्राउन होता है वो भी स्पार्स हो जाता है। एंड व्हाट इज टाइप 7? दैट इज द सीवियर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस विद अ नैरो बैंड ऑफ हेयर इन अ हॉर्सशू शेप साइड्स एंड बैक ऑफ द स्कैल्प।
दिस फॉर्म्स अ हॉर्सशू शेप। अगर अब आपको ग्रेड्स ऑफ बाल्डनेस समझ में आ गई है तो अब हम समझते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टेक्निक बेटर है। अब जब हमारे पास दो डिफरेंट पेशेंट्स हैं, एक 24 ईयर्स का, एक समथिंग लाइक 36 या फिर 38 ईयर्स का, दोनों की ग्रेड ऑफ बाल्डनेस लगभग सेम है बट एज डिफरेंस है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है। लेकिन ऐसे केस में हम कैसे दोनों में एक सर्जरी डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों का बाल्डनेस को हम कवर कर सकते हैं एक ही सर्जरी में, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस है। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता। किस में कौन सा सर्जरी करना है, किस एज में कौन सा पेशेंट किस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में आया है और कौन सा सर्जरी, कौन सा मेथड उसको बेटर रिजल्ट दे सकता है, और फर्दर फ्यूचर में अगर उसको और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो उसके पास एक बेटर डोनर एरिया या हेल्दी डोनर एरिया है जिससे कि वो फर्दर ट्रांसप्लांट्स करा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से डिस्कस करनी होती हैं और पेशेंट को समझाना होता है, और ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए ये सब चीज़ें समझने को। एंड इसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि उसे कौन सा टेक्निक ऑफ सर्जरी कराना चाहिए। ये सर्जरी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दीज सर्जरीज आर टेलर्ड मेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अब समझते हैं FUT सर्जरी। FUT सर्जरी को हम स्ट्रिप सर्जरी भी कहते हैं, बट ये मेजर सर्जरी नहीं है। एक छोटा सा इंसिजन इसमें लगता है, एक स्ट्रिप ऑफ स्कैल्प टिश्यू जो कि हम हार्वेस्ट करते हैं, अराउंड 25 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज हार्वेस्टेड। ये स्ट्रिप फॉलिकल से भरपूर होती है और प्रेफर्ड होती है जब थोड़े से स्ट्रिप से 2000 से 3000 ग्राफ्ट्स मिल जाते हैं। ये जो स्ट्रिप हार्वेस्ट की जाती है ये सेफेस्ट जोन ऑफ डोनर एरिया से निकाली जाती है। एक डोनर एरिया होता है सेफ, फिर आता है सेफेस्ट और फिर सेफ। ये सेफेस्ट एरिया ऑफ द डोनर एरिया आपके साथ हमेशा रहता है आपकी लाइफ तक, और FUT में हम इंश्योर करते हैं कि हम वही ग्राफ्ट्स निकालें जो कि आपके साथ आपकी लाइफ तक चले, ताकि आपको एक स्टेबल ट्रांसप्लांट मिल सके, जो कि एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। फिर जो स्ट्रिप का डोनर एरिया है उस डिफेक्ट को हम ट्रैकोफेटिक क्लोजर से सूचक कर देते हैं और या फिर बंद कर देते हैं। कुछ लोगों को टेंशन होती है कि एक गंदा स्कार दिखेगा और सबको पता चलेगा, पर सबसे अचरज की बात यह है कि ये स्कार दिखाई भी नहीं देता। ये इनविजिबल स्कार होता है जो कि ट्रैकोफेटिक क्लोजर द्वारा बंद किया जाता है, जिसमें कि हम स्कार से भी आपको बाल निकल आते हैं। तो इट्स अ वेरी फाइन स्कार। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि फिल्म फैटर्निटी में आपके काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स एज वेल एज इंडियन पॉलिटिशियंस ने ये टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं यहाँ पे नाम किसी का कमेंट नहीं कर सकता, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर अब आप अपना FUT टेक्निक किसी प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं तो इसमें आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे और डोनर एरिया भी नहीं दिखाई देगा। पर अगर आपकी बॉडी टिश्यूज़ में हीलिंग अच्छी नहीं है और आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्कार फाइन ना हो। पर यह काफ़ी चीज़ें इंडिविजुअल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि इसका एक एडवांटेज ये भी है कि फुल शेविंग भी अवॉइड हो सकती है। जैसे कि हम FUE में हेयर ट्रिम करते हैं वो हमें FUT में नहीं करना पड़ता है। ये महिलाओं और यंग मेल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है FUT हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को लोग स्कारलेस टेक्निक भी कहते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। स्कार दोनों से आते हैं, FUE से भी आते हैं और FUT से भी आते हैं, पर ये स्कार विजिबल नहीं होते क्योंकि आपके नॉर्मल हेयर्स इसको कंसील कर लेते हैं और ये स्कार्स दिखाई नहीं देते। FUE टेक्निक में हम पंच से ग्राफ्ट्स को हार्वेस्ट करते हैं, जो कि एक ब्लाइंड टेक्निक है जिसमें कि आपका प्रेसिशन और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्राफ्ट्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं या तो हम इसको ग्राफ्ट होल्डिंग सॉल्यूशन में स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए, नहीं तो कभी कभी हम स्लिट्स या डोनर एरिया में स्लिट्स, रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स पहले बना देते हैं और हम तुरंत ही निकालते हैं और ग्राफ्ट्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि उनका जो आउट ऑफ द बॉडी जो स्टे है वो बहुत ही मिनिमल रहे और ग्राफ्ट का सर्वाइवल बेटर रहे। FUE का एक फ़ायदा ज़रूर है, वो ये है
कि हम पीछे से हेयर्स तो निकाल ही सकते हैं, साथ में आपके बियर्ड एज वेल एज बॉडी हेयर्स भी ले सकते हैं, जो कि हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में हमें एडिशनल सप्लीमेंट देते हैं हेयर्स का, जो कि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नॉर्मल स्कैल्प हेयर्स के बीच में, ताकि हमें अच्छी डेंसिटी और अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिल सके। इसे हम सूचरलेस टेक्निक भी कहते हैं। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सी टेक्निक बेटर है? इसका आंसर है दोनों ही टेक्निक्स इक्वली गुड हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट से कराते हैं, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको FUE प्रेफर करनी चाहिए, एज FUE करना सब डॉक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आप प्लास्टिक सर्जन के पास अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आप दोनों ही टेक्निक्स ऑप्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर किस टेक्निक से कंफर्टेबल हैं ये मोस्टली डिसाइड उन पर होना चाहिए। एट कलोसा क्लिनिक आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द टेक्निक्स एंड यू कैन चूज एनी टेक्निक यू लाइक। अगर बाल्डनेस ग्रेड ज़्यादा है तो हम दोनों FUT और FUE कॉम्बिनेशन सर्जरीज करते हैं, जिसमें कि हम FUE के साथ स्कैल्प हेयर्स के साथ बियर्ड हेयर एज वेल एज बॉडी हेयर्स को भी इंक्लूड करके कॉम्बिनेशन सर्जरी करते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी बेस्ट क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? अगर आपको हाई डेंसिटी FUE हेयर ट्रांसप्लांट या फिर स्ट्रिप टेक्निक चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जन बेस्ड क्लिनिक पर जाइए, एज दे आर द बेस्ट इन दिस फील्ड। इवन MCI ने भी प्लास्टिक सर्जन्स को अलाउ किया है सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स। आपका डॉक्टर ISHRS ट्रेन सर्जन या मेंबर है या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका ट्रांसप्लांट इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से होगा। A trained plastic surgeon understands the medical science of hair restoration, which involves microsurgery, mechanics of loop magnification, hairline refinement, and the theory of wound healing as well. क्या ट्रांसप्लांट का मुख्य पार्ट या द मेजर पार्ट जो कि ISHRS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी ने तय किया है, दैट इज़ परफॉर्म बाय अ डॉक्टर, वो डॉक्टर करते हैं या फिर कोई टेक्नीशियन या अंडर ट्रेन स्टाफ करता है? एक डॉक्टर जो दिन में 2 से ज़्यादा सर्जरी क्लिनिक पे रखता है वो डेफिनेटली टेक्नीशियन से ही काम करवा रहे हैं। मैं अपनी क्लिनिक सर्जरी में मेक श्योर करता हूँ कि मैं ही रिक्वायर्ड स्टेप करूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। इंडियन क्लिनिक और क्लिनिक्स इन टर्की या फिर US एट्सेट्रा, अगर आप ISHRS ट्रेन डॉक्टर के पास हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आप बेफिक्र रहे, ये क्लिनिक्स फुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं और फॉरेन क्लिनिक से ज़्यादा किफ़ायती भी होती हैं। कलोसा क्लिनिक में आपको ISHRS प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जो कि किसी भी फॉरेन क्लिनिक में फॉलो होते हैं, इसलिए आई बिलीव हम भी क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो बाहर के क्लिनिक में मिलता है। अब देखते हैं कि आपको सिर्फ सिंगल स्टेप सर्जरी चाहिए या फिर 2 स्टेप सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर आपका रेसिपिएंट एरिया ज़्यादा है पर डोनर एरिया कम, तो पॉसिबल है कि आपकी सर्जरी 2 स्टेज में हो, अदरवाइज एक दिन में ही सर्जरी कंप्लीट हो सकती है। प्राइसिंग के कई फैक्टर्स हैं, क्या तय करना चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस या फिर फिक्स प्राइस क्लिनिक? प्राइसिंग तय करने के कई फैक्टर्स हैं। आपका डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, आपका टेक्नीशियन कितना स्किल्ड है। मोर स्किल्ड द डॉक्टर एंड टेक्नीशियंस, मोर द प्राइस। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिक का एम्बियंस। थर्ड, स्टरलाइजेशन एंड हाइजीनिक कंसिडरेशंस, आपका OT स्टरलाइज्ड है और हाइजीन पर ध्यान दिया गया है कि नहीं। हाउ वेल वुड बी टेकन केयर पोस्ट ऑपरेटिवली। कई बार ऐसा होता है कि आपने सर्जरी करा ली और जब आपने सर्जरी कराने के बाद आप वापस उस क्लिनिक में गए तो आपको डॉक्टर भी नहीं मिलता और टेक्नीशियन भी नहीं मिलता और कोई और ही आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहा होता है। तो इससे आपको बचना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव में आपको डॉक्टर से मुलाकात ज़रूर हो और वो आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व कर सके। इस प्रश्न का आंसर आपको खुद ही मिल गया होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे देखते हैं कुछ रीजन रिजल्ट्स हमारे प्री एंड पोस्ट पिक्चर्स के।
आगे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कलोसा कॉस्मेटिक्स और व्यू आवर वेबसाइट www.kalosa.in for more informative videos in plastic surgery and hair transplant surgery. Thank you.